लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड के अंतर्गत कहानी पोर्शन में आने वाला कर्मनाशा की हार। ठीक, इस कहानी में हम लोग सारांश देखेंगे क्योंकि आपको बोर्ड पेपर में कहानी से संबंधित दो या तीन तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला सारांश आता है, उसके बाद कथा वस्तु आता है, उद्देश्य या चरित्र चित्रण आता है। तो हम लोग पहले सारांश देखेंगे, उसके बाद ये दो टॉपिक बच रहे हैं उस पर हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो इसकी मतलब दो पार्ट जो हैं, जैसे पंचलाइट और बहादुर कहानी, उनका मैंने सारांश का वीडियो अपलोड कर दिया है। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको 4 से 5 कहानियाँ पढ़नी होती हैं और वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, एकदम आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कर्मनाशा की जो हार कहानी है उसका सारांश देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए कर्मनाशा जो कहानी है, आपके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। याद करते चलिएगा और जो मुख्य बिंदु होगा उसे नोट करते चलिएगा। जैसे आपको पात्र का नाम याद रहेगा तो कहानी में आप जब सारांश लिखेंगे तो आप जो पात्र लिखेंगे थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे। जैसे ब्लू से लिख रहे हैं तो आप जब पात्र लिखें, यहाँ पात्र आए काला से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कहानी पहले देखते हैं। आखिर इस जो कर्मनाशा की हार कहानी है, आखिर इसमें है क्या? तो देखिए, जो है आपके कहानीकार शिव प्रसाद सिंह, जो मैंने पहले बताया इसके लेखक हैं। देखिए, हिंदी जगत के प्रगतिशील कहानीकार, जो मैंने पहले बताया था कौन इस कहानी के लेखक, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित जो कहानी है कर्मनाशा की हार में भारतीय समाज के गांवों में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच की भावना जो है भावनाओं का मार्मिक सजीव चित्रण किया है। यानी इस कहानी में आपको अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावना और ईश्वर जो ईर्ष्या द्वेष होती है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगी कि एक गांव में कैसी अंधविश्वास व्याप्त है। ठीक, तो कहानी से पहले पूरा कहानी का सारांश मैं बताने से पहले आपको सोच रही हूँ कि पात्र बता दें, क्योंकि पात्र अगर याद रहते हैं तो कहानी को लिखने में मज़ा आता है, क्योंकि कहानी पात्रों के अनुसार ही चलती है। ठीक, तो चलिए पात्र देख लेते हैं। तो देखिए पात्र इसमें कौन कौन से हैं। चलिए पात्र देख रहे हैं। पात्र देखने से पहले आप ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। अगर अच्छा लगेगा पूरा वीडियो वॉच करिएगा, अगर अच्छा लगेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, और कमेंट में हमें भी फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए पात्र इसमें है, पात्र है मुखिया जी। मुखिया जी नई डीही जो गाँव है उसके क्या है, मुखिया जी हैं। भैरव पांडे गाँव के पंडित हैं, इनको याद रखिएगा। जो भैरव पांडे हैं इनको अवश्य याद रखिएगा। सोखा, ईसूर, भगत, जग्गेश क्या है, ये गांव के लोग हैं। अगले हैं पात्र पांडे, धनेसरा, चाची, कुलदीप। ये भैरव पांडे का क्या है, बेटा है। कौन? ये एक मिस हो जाए, ये क्या है, कुलदीप क्या है, भैरव पांडे का छोटा भाई है। फूलमती है, इसमें आपको याद रखिएगा भैरव पांडे का एक छोटा भाई है। कौन है? कुलदीप। और कुलदीप की नायिका है फूलमत, जो रिहम मुल्ला की विधवा क्या है, यहाँ पे विधवा रहेगा, विधवा लड़की है। क्या है? विधवा लड़की है। ठीक, ये विधवा लड़की है। आप इनको भी याद करेंगे, भैरव पांडे और कुलदीप और फूलमत को, तो ये कहानी आप अच्छे से समझ भी जाएंगे और लिख भी पाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो ये रहा। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सारांश देख लेते हैं। कर्मनाशा नदी के बारे में लोगों का विश्वास था कि यदि एक बार नदी बाढ़ आए तो बिना मानुष की बलि नहीं लौटेगी। यानी अगर आ जाए गांव में कर्मनाशा जो एक नदी है, अगर बाढ़ आ जाए तो मनुष्य की बिना बलि के वो वापस नहीं जाती है। गांव वालों का ऐसा विश्वास है। कर्मनाशा नदी के किनारे से थोड़ी ऊंचे पर बसा एक गांव नई डिहरी है, जिनके लोग को इस नदी की भयावह का कोई डर नहीं था। बाढ़ के अपार जल को देखकर सभी गांव वाले खुशी में ढोलक के बजाते व गीत गाने लगते हैं, क्योंकि ये बाढ़ उनके जीवन में
2-4 दिन के बाद क्या होती है, परिवर्तन लेके आती है। परंतु पिछले साल नदी का पानी नई ड्योरी तक आ गया था, जिसमें वे ढोलकें बह गईं। जिसमें क्या होता है, कई ढोलकें होती हैं, क्या, कई ढोलकें बह जाती हैं, कई ढोलकें बह जाती हैं। जिस नदी की बाढ़ गांव वालों को खुशियों का कारण थी, वह बाढ़ उनके मातम का कारण बन जाती है। नई ड्योरी गांव वाले कर्मनाशा की इस उग्र रूप को उग्र रूप से क्या होते, काँप जाते हैं। यानी देखिए, जब डिहरी गांव में बाढ़ नहीं जा रहा था तो कितने वो प्रसन्न थे और ढोलक ताशे गाने बाजे सब कर रहे थे। ठीक, जैसे मान लीजिए ये नदी है, क्या है आपका, मान लीजिए ये नदी है, और अब नदी के थोड़े से ऊंचे पे क्या है, डिहरी है, ये नई डिहरी है जो गांव है। ठीक, ये नई डिहरी है, और यहाँ पे भी जो नीचे के लोग हैं तो यहाँ पे पानी जल्दी आता था और यहाँ पे लेट को पहुँचता था। तो ये जो नई डिहरी वाले ताशा बाजा जो होता है खूब बजाते थे, नाचते गाते थे, क्योंकि कुछ दिन के लिए जाएगा, और जहाँ नदी का पानी जाता है वहाँ पे जानते हैं अच्छी मिट्टी होती है, वहाँ पे उपजाऊ होता है, तो इन्हें क्या था, इन्हें फ़ायदा था। और ये बेचारे परेशान थे और ये अंधविश्वासी थे और ये मानते थे कि बिना मनुष्य के जो बलि होता है उसके लिए वह नदी अपने स्थान पे, यानी यहाँ से जो बाढ़ है यहाँ पे नहीं जाएगी। ठीक, देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। एक दिन क्या होता है, पूरा वो बाढ़ जो नई डिहरी वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वो ये रूप दृश्य देख के जो नई डिहरी वाले हैं वो परेशान होते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। कर्मनाशा नदी में दोबारा बाढ़ आने की आशंका। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आए 1 साल भी नहीं हुआ था। गांव वालों के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि भादों के दिनों में फिर नदी में उफान पर चढ़ने लगा। यानी अभी साल भर भी नहीं हुआ था, नदी में फिर क्या होता है, पानी आने लगता है। नदी के पानी की नहरें अनवरत टक्कर मार रही थी। यानी जैसे आप पानी में देखेंगे तो लहरें उठती हैं, कभी कभी जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वैसे वहाँ पे भी हो रहा था। ये कितना अच्छा कवि ने लिखा, एकदम जैसे हम लोग देखते हैं अपनी आँखों से वैसा इसमें लिखा है, जो गांव वालों को प्रलय आने का संदेश दे रही थी। गांव वाले देखिएगा, अगर अपने दादा जैसे आप कहानियाँ सुनेंगे, उन्हें कुछ चीज़ देख के बता देते थे कि आज ये मतलब संभावना है होने वाली। ठीक, जो हम लोग नहीं अब इस समय नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य बातें हैं। आप कमेंट में बताइएगा, आपके दादा परदादा आप लोगों को कहानियाँ सुनाते होंगे, आप लोग क्या सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना है, खैर छोड़िए, आइए कहानी पे हम लोग कहानी देखते हैं। बाढ़ आने के पीछे गांव वालों के अंधविश्वास से भरे तर्क। ध्यान से पढ़िए, आप इधर उधर क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। बाढ़ आने की आशंका से सबके हैं, सबका क्या होता है, चेहरों पर भय का आतंक छाया हुआ था। ईसूर भगत भैरव पांडे को बताता है कि कल दीनापुर के लोगों ने बाढ़ रोकने के लिए कढ़ाई है चढ़ाया, यानी पूजा उन्होंने किया है। अच्छा, कमेंट में बताइए कढ़ाई कौन कौन जाता है, जो भी हमारे गांव में तो भी चढ़ता है, पूजा होता है तो चढ़ता है। आप लोग बताइए क्या इस पूजा के बारे में जानते हैं। जैसे गांव में कोई मन्नत मांगा रहता है तो कहता है कि हमारा ये काम हो जाए तो आपको मैं क्या करूँगी, कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो बताइए आप लोग, क्या आप सब देखे हो कि नहीं देखो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा जानता है, कौन मेरे भाई दोस्त जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। यह सुनकर जगेश्वर पांडे भी बाल्टी लेकर कूद पड़ते हैं और सोखा भी। बात पूछने पर उन्होंने पता चला कि इतने पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी। इतने में माथे की लुंगी को ठीक करती हुई धनेसर चाची, जो एक धनेसर चाची हैं, बोलती हैं कि प्रलय न होगी तब क्या बरकत होगी। वो देखिए चाची भी क्या करें, प्रलय न होगी तो क्या बरकत होगी, हे भगवान।
जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा। देखो अभी ककई वो बन रही हैं, सुखनेबा बन रही हैं। अरे फोड़ा नहीं सब। चलो देखो चाची को छोड़ो। विधवा फूल मत बेटा पैदा कर सुहागिन बनी है। यहाँ पे अब आगे देखेंगे नायिका और नायिकाओं के बारे में। ठीक, ये गांव की खबरें हैं, खबर दे रही हैं। बाढ़ के पानी को देख भैरव पांडे को अतीत में आई बाढ़ की विभीषिका का स्मरण हो जाता है। यानी भैरव पांडे पुरानी बाढ़ के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे बखरी के दरवाजे में खड़े होकर नदी के उफान को देख रहे हैं। पांडे के दादा देश देहात ने नामी गिरानी पांडे थे, यानी नामी व्यक्ति थे। उनका सम्मान इतना था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत तक नहीं करता था। यानी भैरव पांडे के दादाजी की बात कही जा रही है। जिसका प्रभाव पड़ा वह बखरी यानी एक बड़ा घर है आपका, बखरी यानी एक बड़ा घर है, उसके बारे में बात हो रहा है। परंतु भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। 2 पूतों में ही सब कुछ हाथ से निकल गया था। अगर मानिए आप कोई भी अगर चीज़ सहेज नहीं रहे तो वो धीरे धीरे क्या होती, ख़त्म हुई ही जाएगी। इस समय देख रहे हैं भारत में गैस की क्या हालत है। अगर वही हम लोग गैस पहले से सहेजे होते और अच्छे से, सरकार ने तो स्टोर किया होगा वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बता रहे ना 2 पुरोहितों में जो पूत होते हैं उससे धीरे धीरे क्या किया, पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक, वैसे हमारे भारत में क्या कंडीशन बनी है आप सब रूबरू होंगे ही। ठीक है, हम लोग कहानी की तरफ आते हैं। कहानी का सारांश देखिए। 16 वर्ष क्या होता है, 16 वर्ष पहले माँ बाप 2 वर्ष के नन्हे बालक को भैरव पांडे के हाथ में सौंपकर चल बसे थे। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला। काम धाम के लिए दूध मुँहे भाई कुलदीप को देखकर रहने के लिए बखरी, जिसे पिछली बार कई बार के धक्के से एकदम जर्जर कर दिया है। यदि इस बार बाढ़ अपनी भयावत लेकर आती हो तो यह जो बखरी है वो भी नहीं बच पाएगा, यानी उनका घर भी नहीं बच पाएगा। कुलदीप का विधवा फूलमती का मुक्त हो जाना, यानी कुलदीप है जो क्या होता है, विधवा जो फूलमती है उसको देख के मुग्ध हो जाता है, यानी नैनों से नैना मिलते ही वो दोनों। ठीक, आगे देखिए। कुलदीप अब 18 वर्ष का युवक हो गया है। एक दिन चांदनी रात में मल्लाह परिवार की विधवा फूलमती भैरव पांडे के यहाँ अपनी बाल्टी मांगने आती है। यहाँ से नायक और नायिकाएं जो हैं नैनों से नैना मिलता है और उन्हें प्रेम का आभास होता है। देखिए अब आगे क्या होता है। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा जाता है। फूलमत मुस्कुराती है और कुलदीप उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। ये नायिका और नायिकाओं, जो नायक है कुलदीप और नायिका है विधवा, उसके बारे में बता रहा है। भैरव पांडे के डर से कुलदीप का घर से भाग जाना। अब नायक और नायिका अगर मिले हैं तो वहाँ पे टकराव तो अवश्य हो गया, घर परिवार या समाज से। तो यहाँ पे भी इस कहानी में कवि ने ऐसे ही बताया है। देखिए क्या बताया है। एक दिन चांदनी रात में कर्मनासा के तट पर कुलदीप और फूलमती मिलते हैं, यानी कुलदीप और फूलमती नदी के किनारे मिलने गए हैं जो कर्मनासा के तट हैं। पहले से ही दोनों पर नज़र रखे रहे भैरव पांडे को कुलदीप पर इतना क्रोध आता है कि वे उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देते हैं। लई धमाका और दई धमाका, थप्पड़ क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को जड़ देते हैं। इस घटना के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है। भागता तो देखो क्या करता है। कर्मनासा नदी में बाढ़ के पानी का बढ़ना। कर्मनासा नदी में जल का प्रवाह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसमें होने वाली तबाही की आशंका से सभी भयभीत हैं। गांव वालों में अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा अब उमड़ती है
ये मानस बलि अवश्य लेगी। देखिए अब बार बार यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है मानस बलि का, जो अंधविश्वास का प्रतीक बता रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों। तो भैरव पांडे का अंतर्द्वंद तथा उनकी मानवीयता। जब फूलमती और उसके बच्चों को नदी में फेंकने की सूचना भैरव पांडे को मिलती है तो पहले वे सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है, परिवार के लिए कलंक बनने वाली अपने हाथ से ही रास्ते से मिट जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने यह व्यवहार क्रूर अमानवीयता लगने लगा। पहले तो भैरव पांडे सोच रहे थे जाना जो भी कलंक लगा है मेरे परिवार में वो तो वैसे ही कर्मनाशा नदी उसमें चला जाएगा, लेकिन नहीं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है, और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है, यानी जो भैरव पांडे है उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अंत में क्या होता है, अंत में सत्य और मानवीय भावनाओं की विजय होती है और वे फूलमती एवं उसके बच्चे को बचाने चल पड़ते हैं। ठीक, चलिए हम कहानी भी पढ़ रहे हैं। पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितने कितने इतने बालक और बालिकाएं हैं जिनके अंदर अंतर्द्वंद चलता है, नहीं ये नहीं ये और ये सही है, लेकिन वो कर नहीं पाते। हमारे जीवन से ऐसी बातें होती हैं, आप गौर करिएगा, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऐसी समस्या मिलेंगी। लेकिन आप कमेंट में देखिए कौन कौन ऐसे होनहार छात्र हैं जो अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी। फूलमती के पास पहुंचकर भैरव पांडे निर्भीक स्वर में बोलते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है, वह उसके छोटे भाई की पत्नी है, उसको बहू और उसका बच्चा उसके छोटे भाई का बच्चा है। भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वे एक एक के जो है पापों को गिनवाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोग कर्मनाशा की धारा में जा पड़ेंगे। बात तो सही कहा वहाँ ने। यहाँ पे आप एक बात नोट करिएगा, गांव में जब झगड़ा होता है तो एक का झगड़ा होगा, अगर एक उसके बारे में कुछ बोली या बोला, वो तो अगला जो सदस्य वो छोड़ने वाला नहीं है, 100% नहीं छोड़ेगा। वो भी जो नहीं जानता होगा, जो जानता होगा जोड़ के मरोड़ के तोड़ के सारी कहानी पोल पट्टी खोल देता है उसका। इसीलिए कहा जाता है अपनी जो बातें होती है दूसरे से ज़्यादा शेयर नहीं की जाती हैं। नहीं, चलिए तो यहाँ पे उन्होंने यही टेक्निक अपनाया है कि अगर तुम ज़्यादा बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी काला चिट्टा कहो तो सामने ला दे रहा हूँ। ठीक, देखिए आगे। सहमे क्या होता है, सहमे हुए अस्तव्य गांववासी भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देख रहे थे, क्योंकि कभी भैरव पांडे ऐसी बातें नहीं किए थे। ठीक, कर्मनाशा की लहरें इस सूखी जड़ से टकराकर पछाड़ खा रही है, पराजय हो रही थी। कर्मनाशा की हार वस्तुतः रूढ़िवादिता की हार थी। ये आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 सेकंड या 2 सेकंड का काम है कमेंट करना, और आपका वही 1 सेकंड 2 सेकंड हमें मोटिवेशन देता है। ठीक, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अपने 1 से 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, और हम लोग कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे जो अगली कहानी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। ठीक।